आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक गतिकी या रासायनिक बल गतिकी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और इस क्लास की विशेषता ये है कि ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। तो इसमें हम लोग जो चीज़ आज चर्चा करने जा रहे हैं वो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसमें सबसे पहले है गति संबंधी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं। तो इसमें हम देखें कि रासायनिक प्रतिक्रिया कितनी तरह की हो सकती हैं जिनके गति का हम अध्ययन करते हैं। तो मुख्य रूप से रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति के अध्ययन के लिए हम 3 प्रकार की प्रतिक्रियाओं को देखते हैं। एक वैसी प्रतिक्रियाएं जो काफ़ी धीमी होती हैं। काफ़ी धीमी होने वाली प्रतिक्रियाओं की गति के बारे में हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं, जबकि वैसी प्रतिक्रियाएं जो बहुत तेज़ी से होती हैं उनकी गति के बारे में भी हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अतः हम वैसी प्रतिक्रियाओं के गति के बारे में अध्ययन करते हैं जो मध्यम गति की प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें एक प्रतिक्रिया, इसमें है C12H22O11। ये हुआ सुक्रोज। सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। इट इज ग्लूकोज एंड इट इज फ्रुक्टोज। हिंदी मीडियम में भी आप यही लिखते हैं, इसको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की प्रतिक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इस रासायनिक गतिकी में हम ये अध्ययन करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि कौन सी प्रतिक्रिया कितनी तेजी से होगी या कितनी धीमी होगी। तो इसके दर को निकालने के लिए क्या करते हैं कि निश्चित समय में किसी प्रतिक्रिया के प्रतिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन होता है, उससे उस प्रतिक्रिया की दर की माप करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें इस तरह की प्रतिक्रिया का वेग। आइए देखते हैं। आप भी हमारे साथ लिखते चलो। प्रतिक्रिया की दर या इसी को वेग भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिक्रिया का वेग कहते किसको हैं, इसको लिखें। क्यों पॉइंट में हम लिखते हैं। नंबर 1 पॉइंट, प्रतिकारक या प्रतिफल मीन्स उत्पाद, ठीक है। प्रतिकारक किसको कहते हैं, जो प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद किसको कहते हैं, जो प्रतिक्रिया के बाद बनते हैं, ठीक है। तो प्रतिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन की दर को प्रतिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। प्रतिक्रिया का दर या इसी को वेग कहते हैं।
ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल से बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझेंगे कि प्रतिकार्य कौन है, प्रतिफल कौन है, सांद्रता में परिवर्तन की दर को कैसे निकालते हैं। किसी भी दर को निकालने के लिए आप ये समझो कि सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अंतिम जो सांद्रता है उसको, उसमें से प्रारंभिक सांद्रता को घटा लेते हैं। सब एक एक करके हम लोग समझते हैं, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आए, इसको आप पॉइंट 1 लिखें। एग्जाम में अगर आए कि प्रतिक्रिया का वेग या दर क्या है, तो आप फर्स्ट पॉइंट में इसका परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, और इसी को अर्थात प्रतिक्रिया की दर इज इक्वल टू प्रतिफल या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन प्रतिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन बटा उस परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय सबको एग्जाम्पल के साथ भी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपको प्रतिक्रिया की दर, या इसी को प्रतिक्रिया का वेग भी कहते हैं। प्रतिक्रिया की दर या वेग को हम जेनरली रिप्रेजेंट करते हैं dx बाई dt से। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है सांद्रता को। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है सांद्रता को, प्रतिकारक की सांद्रता को। ठीक है, तो अगर आए कि प्रतिक्रिया की दर क्या है, आप बस इतना इसको लिख दो। अगर चाहते हैं तो एक पॉइंट इसमें और आप बढ़ा लो, एक पॉइंट इसको और बढ़ा लो। सेकंड पॉइंट, एक काल्पनिक प्रतिक्रिया, एक हम किसी काल्पनिक प्रतिक्रिया को लेते हैं, इसको दूसरे कलर से हम दे देते हैं। एक काल्पनिक प्रतिक्रिया हम मान लेते हैं कि कोई काल्पनिक प्रतिक्रिया है। ये काल्पनिक प्रतिक्रिया को हम मान लेते हैं x परिवर्तित हो रहा है p में। तो यहाँ पर x को हम बोलेंगे प्रतिकारक, x को क्या बोलेंगे? x को बोलेंगे प्रतिकारक, और p हो गया हमारा प्रतिफल। p हो गया प्रतिफल या उत्पाद, दोनों एक ही चीज हुआ। ठीक है, तो इसके लिए अगर प्रतिक्रिया का वेग आपको लिखना है, तो आप प्रतिक्रिया का वेग या प्रतिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे? प्रतिक्रिया की दर या वेग, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? ये प्रतिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर का ऋणात्मक मान, इसका मतलब कि माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू प्लस dp बाई dt। इसका मतलब हुआ
कि dx मीन्स प्रतिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। ये हो गया आपका प्रतिकारक, ये हो गया प्रतिकारक। प्रतिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। प्रतिकारक की सांद्रता को जब लगे हुए समय dt से भाग देते हैं तो प्रतिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर निकलती है। ठीक है, तो प्रतिकारक की सांद्रता की परिवर्तन की दर को ऋणात्मक चिन्ह के साथ हम निरूपित करते हैं, जबकि प्रतिफल की सांद्रता की दर को धनात्मक चिन्ह के साथ निरूपित करते हैं। इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सांद्रता में कमी होते जाती है। और ऋणात्मक चिन्ह हम क्यों लगाते हैं इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपके परीक्षा में आता है कि प्रतिक्रिया की दर क्या है तो आप इतना लिख दो, और इतना के साथ एक पॉइंट और लिख दो, इसकी इकाई, प्रतिक्रिया के दर की इकाई, प्रतिक्रिया की दर की इकाई। इकाई आप कैसे निकालेंगे? प्रतिक्रिया के दर की इकाई आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, इकाई को आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ है प्रतिकारक की सांद्रता या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता की इकाई होती है मोल पर लीटर। सांद्रता की इकाई होती है मोल पर लीटर। इसको अच्छा होता कि आप इंग्लिश में ही लिखें, मोल पर लीटर। ठीक है, और समय की इकाई होती है, यहाँ देखें, समय परिवर्तन में लगा समय, समय को यहाँ नीचे लिखें, टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। लीटर का मतलब कि लीटर नीचे है। ठीक है, तो ये हो गया आपको, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर, और टाइम ऊपर जाएगा तो इसको लिख दें टाइम इनवर्स। ठीक है, ये हो गया प्रतिक्रिया की दर की इकाई। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये समय अगर सेकंड में हो, ये समय अगर सेकंड में हो तब दर क्या हो जाएगी? तब हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, एस फॉर सेकंड, एस का इन्वर्स। अगर समय को हम मिनट में लें, अगर समय को मिनट में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये तो सेकंड में हुआ, इन सेकंड, सेकंड में हो गया। अगर मिनट में आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर पर मिनट। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि घंटा में इसका दर क्या होगा? आप क्या करें, मिनट के बदले घंटा को लिख दें। ये हो गया आपको मिनट में, और ये हो गया मोल पर लीटर पर आवर, एच, ये हो गया आपको घंटा में। समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल सी बात है, ये घंटा में हो गया। बात समझे? ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जब भी प्रतिक्रिया की दर को लिखते हैं तो प्रतिकारक की सांद्रता के परिवर्तन के ऋणात्मक सांद्रता की कमी के रूप में लिखते हैं। देखिए यहाँ प्रतिकारक की सांद्रता की समय के साथ कमी के रूप में लिखते हैं, जबकि प्रतिफल की सांद्रता की वृद्धि के रूप में हम निरूपित करते हैं। ठीक है, चलिए अगर आ जाए कि प्रतिक्रिया का दर क्या है तो आप केवल इतना तक लिख दें, एक इकाई लिख दें यहाँ तक, ये आपका हो गया। अब इस पर आधारित आंकिक प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए यहाँ चलिए हम लोग थोड़ा इसी को एक्सप्लेन करें।
यहाँ देखते हैं व्याख्या। ये आपको मदद करेगा इसके एक्सप्लेनेशन के लिए या न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ये काफ़ी उपयोगी होगा। आइए देखते हैं फिर एक काल्पनिक प्रतिक्रिया को लेते हैं। एक काल्पनिक प्रतिक्रिया को लेते हैं। वो काल्पनिक प्रतिक्रिया क्या है? वो काल्पनिक प्रतिक्रिया है, देखिए आर मीन्स रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब होता है प्रतिकारक। ये आर परिवर्तित होता है प्रतिफल में, मीन्स प्रोडक्ट में। ठीक है, तो कोई भी प्रतिकारक का प्रतिफल में परिवर्तन होने में कुछ समय लगेगा। तो प्रारंभ में आप ये समझें कि जब समय का माने प्रतिक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसका मतलब समय क्या है? 0 सेकंड है या 0 मिनट है। तो वैसी स्थिति में प्रतिकारक की सांद्रता को हम लिखते हैं आर नॉट। ठीक है, तो वैसी स्थिति में जब प्रतिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा 0। समझ में आ रही है बात? अब समझ लें कि कोई सेकंड, मान लीजिए 10 सेकंड, 5 सेकंड, जो भी हो, उसका हम लिख देते हैं t = t1। मीन्स कुछ समय प्रतिकारक प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। तो वैसी स्थिति में ये जो प्रारंभिक मात्रा थी वो कुछ कम हो जाएगी, उसको हम लिखते हैं R1, और कुछ जो बनेगा उसको लिखते हैं P1। इसी तरह जब टाइम को हम कर दें T2 तो ये हो जाएगा हमारा R2 और ये हो जाएगा P2। मीन्स कहने का मतलब ये कि सपोज करें, समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको आपको लिखना नहीं है। मान लीजिए यहाँ आपने लिया था 10 ग्राम, ठीक है, तब प्रोडक्ट कितना था? प्रोडक्ट था 0। 5 सेकंड के बाद सपोज करें कि इसका 2 ग्राम डिसोसिएट कर गया, मीन्स प्रतिफल में परिवर्तित हो गया। तो ये कितना बच जाएगा? 10 में से 2 गया 8। R1 कितना हो जाएगा आपका? 8। और P1 कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मान लें यहाँ पर मान लेते हैं 5 सेकंड, इसको 5 सेकंड मान लेते हैं। 5 सेकंड में 2 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रतिफल में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो बाकी कितना बचा? 8 ग्राम। समझे? अब फिर अगर इसको 10 सेकंड मान लें, ये मान के चले हैं, तो मान लें कि ये 8 था, अब हो गया आपका, ये कॉन्सेंट्रेशन को, सांद्रता को निरूपित कर रहे हैं, अब ये हो गया मान लें 6। ठीक है, इसका मतलब कितना परिवर्तित हुआ? ये परिवर्तित हुआ 4। पीला वाला जो दिखा रहे हैं आपके समझने के लिए। ठीक है, तो इसके आधार पर हम देखें कि प्रतिक्रिया में लगा समय, यहां देखें, प्रतिक्रिया में लगा समय ये कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू समय में जो परिवर्तन हो रहा है, समय में परिवर्तन। तो समय में परिवर्तन को कैसे लिखते हैं? जब परिवर्तन थोड़ा बड़ा हो तो उसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और छोटे परिवर्तन को हम dt से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हो गया अंतिम समय, मीन्स T2।
माइनस प्रारंभिक समय t1, ये हो गया आपको समय में परिवर्तन। ठीक है, समय में परिवर्तन ये हो गया। इतना समय में अब देखें कि कितना प्रतिकारक प्रतिफल में परिवर्तित होगा। तो अब हम लोग प्रतिकारक की सांद्रता में परिवर्तन निकालें। प्रतिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। इस परिवर्तन को कैसे निकालेंगे? प्रतिकारक का जो प्रतिकारक प्रतिफल में परिवर्तित हो गया है, ठीक है, तो उतना प्रतिकारक कम हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा आर। डेल्टा आर को कैसे निकालेंगे? अंतिम सांद्रता आपको R2 हो गई माइनस प्रारंभिक सांद्रता हो गई R1। ठीक है, समझ रहे हैं बात? यहां पर देखेंगे कि अंतिम सांद्रता है 6, यहां पर हमने लिया है। ठीक है, उसके पहले की सांद्रता शुरू से अगर गणना करें, 10 से गणना करें, तब क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4, अगर 10 से करते हैं। यही कारण है, देखिए यहाँ माइनस वैल्यू आ रहा है और सांद्रता 10 ग्राम अगर हमने लिया है तो 4 ग्राम अभी भी बाकी है। ये वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यही कारण है कि इसको धनात्मक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिक्रिया की दर के पहले यहाँ निगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, तो निगेटिव साइन पहले से रहेगा तो एक निगेटिव और ये निगेटिव मिलके धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसी तरह प्रतिकारक की सांद्रता का परिवर्तन निकाल दिए। अब प्रतिफल की सांद्रता का परिवर्तन निकालें। प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन, ये क्या होगा? इसको लिखेंगे डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी। तो ये क्या हो गया? अंतिम सांद्रता P2 है, प्रारंभिक सांद्रता P1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन निकालेंगे। अगर छोटे सांद्रता की बात हो तो इसको हम लिखेंगे dP बाई ओनली dP। छोटे परिवर्तन के लिए केवल dP लिखेंगे। समझ रहे हैं? अब इसको रेट को कैसे लिखेंगे? देखिए, माइनस प्रतिक्रिया की दर को कैसे लिखेंगे? इस प्रतिक्रिया के लिए प्रतिक्रिया की दर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा आर, स्क्वायर ब्रैकेट को बड़े कोष्ठ को हम परिवर्तन कहते हैं। आर मीन्स प्रतिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। ये जो हो गया, ये जो देख रहे हैं, ये हो गया प्रतिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। ये डेल्टा निश्चित परिवर्तन को निरूपित करता है। ठीक है, तो दर को सांद्रता में परिवर्तन में कितना समय लगा, यहाँ डेल्टा लिखे तो यहाँ भी आप डेल्टा लिखो। तो प्रतिकारक की सांद्रता को कमी के दर के रूप में हम निरूपित कर रहे हैं। ये बराबर होगा
प्रतिफल की सांद्रता के परिवर्तन की दर के, ठीक है, डेल्टा P बाई डेल्टा T। अगर छोटे परिवर्तन की बात करें, छोटे परिवर्तन के लिए इसी को हम क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे माइनस dr बाई dt इज इक्वल टू प्लस dp बाई dt। समझ में आ रही है बात? समझ रहे हैं? देखिए, मेरी कोशिश है कि जीरो लेवल के स्टूडेंट भी इस चीज़ को समझ लें। अब इस चीज़ को और बढ़िया से हम समझ सकते हैं अगर हम इसका ग्राफिकल स्टडी करें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आरेख के द्वारा इसका अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उस आरेख को देखें जिसमें प्रतिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। इसको हम दे रहे हैं E, ठीक है। यहां हम लिखें प्रतिकारक की, आप लोग भी साथ में लिखो, सांद्रता की कमी के रूप में प्रतिक्रिया की दर का आरेखीय प्रदर्शन। इससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी सुविधा होगा। बहुत आसान से आंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप चीज़ को समझ रहे हैं तो, ठीक है। हम यहाँ प्रतिकारक की कमी के रूप में आरेखीय प्रदर्शन पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं सांद्रता को, एक्स एक्सिस पर प्रतिकारक की सांद्रता को, प्रतिकारक की सांद्रता, ठीक है। एरो मार्क का मतलब हुआ कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्रतिकारक की सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं समय को, एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं समय को, ठीक है। जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो समय बढ़ रहा है। तो इसमें देखें कि जब प्रतिक्रिया शुरू होती है तो उसकी सांद्रता सर्वाधिक होती है, ठीक है। और जैसे जैसे समय के साथ प्रतिक्रिया आगे बढ़ती है तो प्रतिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं, यहाँ प्रतिकारक की सांद्रता 0 होगी और ऊपर देखिए यहाँ एरो मार्क से दिखाया है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रतिकारक की सांद्रता यहाँ बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब कि प्रतिकारक की सांद्रता सबसे अधिक होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R0 से, प्रतिकारक की सांद्रता को। और प्रतिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कुछ समय लगेगा, समय के साथ सांद्रता कम होती जाएगी। तो उस सांद्रता की कमी को देखिए हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ ये दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस से
एक्स एक्सिस से ये जो वक्र रेखा है कहीं मिलती नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया मुख्य रूप से पूर्णतः नहीं होती है। अब देखें, मान लीजिए किसी t सेकंड में यहाँ से प्रतिक्रिया आगे की ओर बढ़ रही है तो इसकी सांद्रता में कमी हो रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है। देख रहे हैं? मान लीजिए कि किसी समय यहाँ इसकी सांद्रता थी R1। R1 के सामने कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको? दिस पॉइंट। ये R1 कब होगा? जब देखें, यहाँ से देखें, कुछ समय के बाद ये हमको पॉइंट मिलेगा R1। ठीक है, इस पॉइंट को जो समय के अक्ष को यहाँ किस पर काटता है? सपोज करें T1 पर। तो ऊपर हमारा सांद्रता सबसे अधिक था, धीरे धीरे सांद्रता में कमी हुई और T1 सेकंड में सांद्रता R1 हो गई। अब दूसरे केस में देखें कि और प्रतिक्रिया आगे बढ़ी तो प्रतिकारक की सांद्रता में और कमी हुई। ठीक है, बीच बीच में थोड़ी तकनीकी खराबी हो जाती है, कोई बात नहीं है। तो संभव है कि इसके जितने विषय वस्तु लिखे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे, अभी इसको समझ लें। अब देखें, सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मीन्स सांद्रता में कमी हो रही है, प्रतिकारक की सांद्रता में। कुछ समय बाद सपोज करें यहाँ पर सांद्रता हो गई R2। कब? यहाँ से इस कमी के पॉइंट को मिला है तो ये हो गई आपको ठीक है, यहाँ देखिए ये हुआ आपको T2। तो यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ? सांद्रता में परिवर्तन क्या हुआ? ये हुआ आपको सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, इस परिवर्तन को आप कैसे लिखेंगे? ये परिवर्तन आपको रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा R को। डेल्टा R कैसे निकालेंगे आप? डेल्टा R निकालेंगे R2 माइनस R1 से। R2 माइनस R1 से निकालेंगे। जबकि समय में परिवर्तन को कैसे निकालेंगे? ये देखिए आपको रहा समय में परिवर्तन, इट इज डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। समझे? तो अब हम एवरेज रेट जेनरली जो निकालते हैं वो देखिए, प्रतिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? यहाँ पर प्रतिक्रिया की दर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? ठीक है, जिसको हम R एवरेज से निरूपित कर रहे हैं, प्रतिक्रिया की दर को R एवरेज से निरूपित कर रहे हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा टी। डेल्टा R का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ डेल्टा R का वैल्यू हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, न्यूमेरिकल से इसको करेंगे तो और अधिक क्लियर हो जाएगा, लेकिन संभवतः कुछ टेक्निकल गड़बड़ी मालूम हो रही है, इसलिए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसको रेगुलर देखते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि पूरे कोर्स आपको इसमें बता दिए जाएं। ठीक है, एक होता है तात्कालिक दर।
तात्कालिक दर को कैसे निकालते हैं? मीन्स किसी एक निश्चित समय में, सपोज करें कि 5वें सेकंड में, ये बिल्कुल काल्पनिक दर होती है। ठीक है, हालांकि इसको कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा शॉर्ट में देख लो। तात्कालिक दर, सपोज करें कि यहाँ पर हमें तात्कालिक दर निकालना है टी समय में, तो इसको कैसे निकालते हैं? इस पर यहाँ एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, बहुत छोटा सा, ये जस्ट काल्पनिक है। यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे और तो देखिए ये आपको ये वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा डी आर का वैल्यू देगा ये, और ये वैल्यू देगा डी टी का, बहुत छोटा समय है। ठीक है, और हम वेग किस पर निकालेंगे? वेग निकालेंगे, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, इट इज तात्कालिक वेग, तात्कालिक दर। तात्कालिक दर और वेग आप 10th में पढ़ चुके हैं। ये हो गया, ये देखिए, ये हो गया आपको, ये हो गया आपको समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये डी आर लंब को निरूपित करता है और डी टी आधार को निरूपित करता है। ठीक है, तो तात्कालिक दर आपको आप इस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं ना, ये कर्ण से, तो कर्ण को हम बोलते हैं स्लोप। तो तात्कालिक दर को हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे माइनस डी आर बाई डी टी। ये इक्वल किसका होगा? देखिए डी आर बाई डी टी ये किसके इक्वल होगा? कर्ण के इक्वल होगा, जिसको हम लिखते हैं स्लोप। मेरे समझ से सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपको और कितनी चीज़ें किस तरह से चाहिए। हम ये सोच रहे हैं कि 0 लेवल के स्टूडेंट भी इस चीज़ को समझ सकें, बायो के स्टूडेंट भी समझ सकें। ठीक है, इसका इंग्लिश मीडियम में अनुवाद भी हम देने जा रहे हैं। अब आते हैं, हम देखें कि प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन को कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको देखें। उसके लिए एक और ग्राफ हम बनाते हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस पर लेते हैं, इस बार लेंगे अब प्रतिफल की सांद्रता। ये नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में है, मीन्स प्रतिफल की सांद्रता नीचे सबसे कम है और ऊपर सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक सांद्रता है, यहाँ पर सबसे अधिक सांद्रता को हम P0 से रिप्रेजेंट करें और x एक्सिस पर हम ले रहे हैं समय को, x एक्सिस पर ले रहे हैं समय को। ठीक है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिफल की मात्रा बढ़ती जाएगी। नीचे देखें x एक्सिस पर हमने समय को लिया है। तो शुरू में आप थोड़ा ध्यान दो कि शुरू में जब प्रतिक्रिया शुरू होती है तो धीरे धीरे प्रतिफल की मात्रा बढ़ने लगती है, प्रोडक्ट बनने लगता है। इसका मतलब कि धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ रहा है। इसलिए उस ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे? उस ग्राफ को हम कुछ इस तरह बनाते हैं। ठीक है, ये नीचे 0 है, पहले प्रतिफल शुरू में 0 था और धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ा। ठीक है, अब यहाँ देखें, मान लें कि कुछ समय बाद
मीन्स टी समय बाद, टी समय बाद, टी समय के उपरांत हमारा प्रतिफल जो बना वो प्रतिफल था P1। ठीक है, और रिएक्शन आगे हुआ, इसको हम लिखें T1, और रिएक्शन आगे बढ़ा तो और प्रतिफल की मात्रा बने, और प्रोडक्ट बना मेरा। ठीक है, ये प्रोडक्ट कितना बना देखिए, ये प्रोडक्ट, ये प्रतिफल बना, मान लें हम P2। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा P का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अब कुछ आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि डेल्टा P का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये देखिए, इन दोनों के बीच ये वैल्यू हुआ आपको डेल्टा P। डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। और डेल्टा T कैसे निकालोगे? ये हो गया T2, यहाँ देखिए ये हो गया डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। समझ रहे हैं? तो एवरेज रेट, इसमें औसत दर कैसे निकालेंगे? जनरली जो प्रतिक्रिया की दर निकालते हैं वो औसत दर ही होती है। तो प्रतिक्रिया की दर कैसे निकालेंगे? प्रतिक्रिया की दर या प्रतिक्रिया दर एक ही चीज है, या वेग, सब एक ही चीज है। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा P बाई dt। तो डेल्टा P का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा आपको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चाहे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सांद्रता P1 की सांद्रता, P2 की सांद्रता माइनस P1 की सांद्रता। ठीक है, और यहाँ भी D हटा के डेल्टा कर दें निश्चित परिवर्तन के लिए। इसको आप लिखोगे T2 माइनस T1। अगर बहुत छोटा परिवर्तन होगा तो क्या आप लिखेंगे? इसी को लिखेंगे dP बाई dt इज इक्वल टू, ये वही रहेगा P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1। ये सभी बहुत छोटी इकाइयां हैं, इसको भी कॉन्सेंट्रेशन के रूप में हम डाल दें। ठीक है, समझ रहे हैं बात? और इसका जब इंस्टानियस रेट हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे? तात्कालिक वेग। तो इस पर भी एक हम किसी पॉइंट पर ट्रायंगल बनाएंगे, किसी पॉइंट पर ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए ये ट्रायंगल बहुत छोटा, ये काल्पनिक है, समझे? यहाँ पर आप ये समझो कि तात्कालिक वेग का वैल्यू किसी एक पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, तो ये जो लंब है ये प्रतिफल की सांद्रता को व्यक्त करता है। तो इसके बदले हम ये देखिए, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपको? ये वाला पॉइंट आपको हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रतिफल की सांद्रता। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये जितना बड़ा आप देख रहे हो उतना बड़ा है नहीं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे वेग बराबर इंस्टेंटेनियस रेट, तात्कालिक प्रतिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? तात्कालिक प्रतिक्रिया की दर, ये केवल काल्पनिक है, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। इज इक्वल टू, यहाँ
ये कर्ण से रिप्रेजेंट करते हैं, यही स्लोप हुआ आपको, कर्ण जो हुआ उसी को इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंबाई आधार dp बाई dt। समझे? समझ में आ रही है बात? देखिए हमने सारी चीज़ नोट्स के रूप में आपको लिख दी है। अब इसके बाद हम लोग चूँकि यहाँ सिस्टम भी थोड़ा गर्म होने लगा है, हम लोग और शेष चीज़ें इसके बाद तुरंत एक दूसरा वीडियो आपको देने जा रहे हैं। उसमें हम बहुत साधारण भाषा में आपको इससे रिलेटेड, इससे संबंधित न्यूमेरिकल पर चर्चा करने जा रहे हैं। मिलते हैं कुछ समय के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ठीक है, आप पढ़ते रहो, मन से पढ़ते रहें, कोई दिक्कत होने से जहाँ तक संभव होगा हम आपके साथ रहेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं, ये आप पढ़ते रहिए सभी चीज़ों को। ठीक है, और मेरे साथ लिखते भी रहिए। ओके, थैंक्स अ लॉट।